स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज हम करेंगे दोस्तों 2010 में जो पेपर आया था, जून 2010 का पेपर है ये हम करेंगे। और मैं हूं मोहन दोस्तों, और मैं हूं 2 बार यूजीसी नेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि मैंने सारे ही पेपर डाल दिए हैं यूजीसी नेट के, जो हैं 2009 से लेकर 2020 तक लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उस तक मैंने सारे पेपर डाल दिए हैं। आप सभी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से पूरा पाषाण काल से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको खड़ा मानव बोलते हैं। खड़ा मानव जो था होमो इरेक्टस इसको बोलते थे। होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। तो ये बाकी जो अति बुद्धिमान मानव ये सेपियंस में आ जाएगा, और ये सेपियंस में आ जाएगा। जो अति बुद्धि मानव यानी कि जो आज का मानव है वो ऑप्शन डी वाला होगा, लेकिन इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो मध्य पाषाण काल की जब बात होती है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या था, पशुपालन स्टार्ट हो गया था। और जो इसका प्रतिनिधित्व करता है इन ऑप्शंस के आधार पर, वो है यहाँ पे त्रिभुज औजार। ये इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि त्रिभुज आकार के औजार उस टाइम पे मध्य पाषाण काल में बनने लग गए थे। थर्ड देखिए, निम्न में से कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है? दोस्तों पहले में ये पता होना चाहिए कि नवपाषाण काल कहाँ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ें देख लेनी है कि कौन सा नवपाषाण काल से संबंध रखता है, कौन सा पूर्व पाषाण काल से, कौन सा यानी कि ताम्र पाषाण काल से। सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसको आपको मैप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, यानी कि आप कोई मैप ले लीजिए हिस्ट्री का जो आपको मिलता है, अगर बुक्स मिलती हैं वहाँ आप कोशिश करिए इनको करने की अच्छे से। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से इसमें क्षेत्र दिए गए हैं। तो कुनाल दोस्तों ये हरियाणा में पड़ता है। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो अच्छे से, तो ये हड़प्पा संस्कृति से संबंध रखता है। और दामियाबाद ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये भी हड़प्पा से संबंध रखता है। कुनाल हरियाणा में है। लोथल का दोस्तों आपके पता ही है, ये गुजरात में है, जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, और ये भी हड़प्पा काल से है। जो एक लास्ट इसमें बचता है ये है चिराद, और इसका आंसर डी रहेगा। चिराद पड़ता है बिहार में, और ये है दोस्तों नवपाषाण काल को दर्शाता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनको हमें देखना है कि एक दूसरे को कारण देखना है सही है नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है ताम्र औजारों के प्रयोग के कारण हुआ। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी बोलते हैं, यानी कांस्य युगीन भी बोलते हैं इसको, ताम्र भी। तो इस टाइम पे ताम्र के औजार हमें मिलते हैं, इसी वजह से इसको इस सभ्यता में यानी कि ताम्र का औजार बनने लगे थे। कारण देखिए, इसने लोगों को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग में मदद की। तो यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इन लोगों को जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन थे के बेहतर प्रयोग में मदद की। तो ये उस सभ्यता की विशेषता है दोस्तों। तो ये दोनों यहाँ पे सही दिए गए हैं, यानी कथन और कारण जो है दोनों यहाँ पे सही हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था पशुपालक था। दोस्तों ये विशेषता है वैसे भी ऋग्वैदिक काल की, कि उस टाइम पे पशुपालन का मेन व्यापार वगैरह होने लग गया था उस टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम में। तो पशुपालक वहाँ पे मेन था। आजीविका की पत्ती का प्रमुख आधार पशुपालन था। ये बिल्कुल करेक्ट कहा गया है दोस्तों। जो आजीविका वगैरह वहाँ पे कमाई वगैरह लोग करते थे तो पशुपालन से ही करते थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। तो हमने पता ही है जैसे कि गाय वगैरह का उल्लेख मिलता है। गाय से कई चीज़ें खरीदी जाती थी, यानी कि सबसे इसको अगन्य बोला गया, यानी कि ना मारे जा सकने वाली इसको बोलते थे गाय को। और इसको लेकर के चोरियाँ भी होती थी। जो पणी नामक एक जाति थी, जनजाति वगैरह वहाँ पे थी उस टाइम पे, तो ये चोरी वगैरह करती थी। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ ऐसे गाय वगैरह के बारे में, तो भी हम इसका आंसर कर सकते थे, यानी कि अच्छे से कर सकते थे। तो ए और आर जो हैं दोनों यहाँ पे सत्य हैं। तो 5 का रहेगा डी, यानी कि दोनों यहाँ पे सही हैं। 6 देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उत्थान सामाजिक और आर्थिक व्याप्त असंतोष का परिणाम था। तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ये बात कर रहा है यहाँ क्वेश्चन में। और धार्मिक आंदोलन हमें पता है कि इस टाइम में जैन और बौद्ध दोनों का उत्थान हो गया था, यानी कि दोनों ही इसी पीरियड के दौरान हुए हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी।
और सामाजिक यानी कि समाज में जो भेदभाव थे, और जो आर्थिक कारण यानी कि आर्थिक कारणों में आपको पता ही है कि अर्थव्यवस्था आ जाएगी। तो उस टाइम में जो भी चीज़ें यानी क्रियाकलाप व्यापार वगैरह होना स्टार्ट हुआ, तो ये असंतोषों के ही परिणाम से ही धार्मिक आंदोलनों का उत्थान हुआ था। समाज के तिरस्कृत तबकों की सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक स्थान पाने का साहस दिया। ये बिल्कुल बात यहाँ पे दोस्तों वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई है कि जो समाज के अंदर तिरस्कृत वर्ग थे, जिनको यानी कि अलग थलग कर दिया गया था, उनकी जो सुधरी हुई आर्थिक स्थिति ने उनको अपना उचित सामाजिक यानी कि उनकी स्थिति सुधर गई दोस्तों इस काल में। और आर्थिक स्थिति सुधरने से ही उनको समाज में स्थान पाने का उनको साहस मिला। तो ये इसका दोनों सही है यहाँ पे, और सी इसका राइट आंसर रहेगा, 6 का सी। 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। आप इंग्लिश में भी अगर करना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हो। कुषाण काल बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सम्मिश्रणों का साक्षी है। तो कुषाण काल जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का साक्षी है, क्योंकि दोस्तों कुषाण काल में ये बात जो कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुषाण क्या थे, ये भी बाहर से आई हुई प्रजाति थी, चीन से आई हुई यूची जनजाति से थे ये। तो यहाँ पे इनका सांस्कृतिक सम्मिश्रण हुआ, यानी कि इन्होंने अपनी संस्कृति के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी अपनाया, और यहाँ पे इन्होंने शादियाँ वगैरह की। तो ये सब कुषाण, ग्रीक, ये सब बाहर से थे। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो अच्छे से, और आप इसको जानते भी हो। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। कुषाण शासकों ने समय अपनाकर इसकी वकालत की, कुषाण शासकों ने इसको समय भी अपना लिया था। ये भी बात यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही दी गई है, क्योंकि इन्होंने इस संस्कृति को अपना लिया था। और आप पढ़ सकते हो इनकी डिटेल, जैसे कि डिटेल में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप बुक्स में पढ़ सकते हो कि कुषाण शासकों ने भी इनकी वकालत की है। क्योंकि कुषाण शासकों ने मोस्टली जो भी शासक बाहर से आए दोस्तों, इन्होंने मोस्टली क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर आप देखते हो मोस्टली राजा आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेंगे। जैसे कि आप कनिष्क को देख लीजिए, कुषाण शासक था। भीम कटफिसेस, कुछ ये शैव थे, कुछ ये बौद्ध थे, लेकिन मोस्टली इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर जातीय व्यवस्था नहीं थी और हिंदू धर्म के अंदर जातीय व्यवस्था थी। तो इस वजह से दोस्तों ये बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित ज़्यादा हुए थे। तो ये यहाँ पे इसका बिल्कुल दोनों सत्य चीज़ें हैं। यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है, ए और आर दोनों सत्य है। और इनको काल के अनुसार लगाना है कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया। आइए इनको लगाते हैं काल के अनुसार। तो सबसे पहले आएगा काले और लाल रंग के मृदबांड दोस्तों, ये फर्स्ट पे आएंगे। मेरे ख्याल से ये ऋग्वेद टाइम पीरियड से संबंधित है। नहीं, ये दोस्तों शायद थोड़ा इसमें अलग होगा। ये ऋग्वेद से संबंधित है या नहीं, आप भी कंफर्म करना इसको, क्योंकि मुझे सही से याद नहीं है कि ये उससे ही संबंध रखते हैं। वैसे इस टाइप के ही मृदभांड उस टाइम पीरियड के मिलते हैं। और उसके बाद जो आएगा ताम्र पाषाण काल आएगा सेकंड पे। तो और थर्ड पे आएगा उत्तर काली पालिशदार मृदभांड। मुझे ये लगते हैं ये ऋग्वेद टाइम के हैं थर्ड वाले। आप भी इनको खुद करना। महाश्मय काल यानी कि जो बड़े बड़े पत्थरों का काल था, ये 4 नंबर पे आएगा। ये साउथ में इसके सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं ज़्यादा, दक्षिण में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा सी। और आप इनका टाइम पीरियड ज़रूर खुद से देखना एक बार, और इनको भी काल के अनुसार लगाना है दोस्तों। जो ये दिए गए हैं सबसे पहले क्या आया, तो अगर आप इनमें देखते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से काल के अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों जन बने, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर है। 275 बार जन शब्द आया है ऋग्वेद में, तो ये भी आपको पता होगा। तो फर्स्ट पे जन बनते हैं, जन से फिर जनपद बनता है, यानी कि फर्स्ट वाला ये सेकंड पे आ जाएगा। जन से जनपद, फिर महाजनपद बने दोस्तों। 16 महाजनपद जब मिलते हैं 600 ईसा पूर्व, तो ये 16 महाजनपदों की जब बात होती है। 4 पे साम्राज्य, लास्ट में साम्राज्य बने, यानी कि जब राजाओं के पास आर्थिक संपदा हो गई। जैसे मगध की बात करते हैं, मगध में वहाँ पे जैसे कि फर्टाइल एरिया था, खेती अच्छी हुई, लोहे से खेती अच्छी होने लग गई, लोहा हुआ, हाथी हो गए। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यानी कि वो राजनीतिक एकता कायम करने लग गए। तो उन्होंने कई ऐसे राज्यों को जीत लिया और ये साम्राज्य इससे बनने लग गए। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका सी, 9 का सी रहेगा। 10 देखते हैं। इनको दोस्तों इनके काल के अनुसार लगाना है कि कौन सी रचना सबसे पहले हुई और कौन सी हुई बाद में। तो जो सबसे पहले हुई वो हुई है अष्टाध्यायी। कई बुक्स के अंदर दोस्तों इसको, ये अष्टाध्यायी जो है
पाणिनि की रचना है। ये कई जगह पे 800 ईसा पूर्व इसको बताया गया है कि 800 ईसा पूर्व की रचना है ये, कई जगह इसको 500 ईसा पूर्व की मानी जाती है ये। लेकिन इन रचनाओं के आधार पर जितनी दी गई हैं सबसे पहले आएगी, सबसे प्राचीन है इनके हिसाब से ये काल के अनुसार। तो उसके बाद जो आएगी फिर आएगी मालविकाग्नि का मित्र, ये जो है सुंग वंश से संबंध रखती है और सुंग काल में ये लिखी गई है। इसमें अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका के इसमें वर्णन मिलता है, तो ये सेकंड पे आएगी। और उसके बाद जो आएगी हर्षचरित्र आएगी, जो हर्षचरित्र जो है अशोक घोष की रचना है, थर्ड पे आएगी ये। और ये हर्ष के टाइम पीरियड 606 से 647 के बीच की है। और राजतरंगिणी का हमें पता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी की कल्हण की रचना है, तो ये 4 पे आ जाएगी। तो इसके हिसाब से इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। और राजतरंगिणी जो है इसको राजाओं की नदी भी बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर राजाओं का उल्लेख है, बहुत से राजाओं का, और 4 लोगों ने इसको लिखा है। सबसे पहले कल्हण ने लिखा है इसको, फिर श्रीवर ने लिखा है, फिर प्रज्ञा भट्ट ने लिखा है, फिर सुका ने लिखा है। तो 4 इसके मेन वो हैं, उनका आप क्रम देख लेना। निम्नलिखित को काल के अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले कौन आया है, उसके बाद कौन आया। तो दोस्तों सबसे पहले जो आएगा इसके हिसाब से वो आएगा पुष्यमित्र सुंग आएगा फर्स्ट पे, क्योंकि ये 185 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है, 184-85 ईसा पूर्व में ये राजा बनता है, ये फर्स्ट पे आएगा। और सेकंड पे इसके बाद जो आएगा इसके बाद आएगा पुलकेशन द्वितीय सेकंड पे, ये 606 और 647 ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में है, क्योंकि ये हर्षवर्धन को हराता है। 606 के 647 के बीच के में शासन हुआ है इसका भी। और उसके बाद आएगा शंकराचार्य, और उसके बाद चंद्रप्रदायी का तो आपको पता ही है कि ये पृथ्वीराज रासो लिखता है। और ये है 12वीं शताब्दी में ये हुआ है चंद्रप्रदायी। तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हो कि फर्स्ट पे जो है पुष्यमित्र सुंग, सेकंड 2-1 देखिए 2-1-3-4, तो ये होगा इसका ए आंसर। और इनके काल दोस्तों आपको पता होना चाहिए अच्छे से। और ये देखिए इसमें भी इनको मैच करना है कि कौन सी चीज़ किससे संबंध रखती है। तो नियोग प्रथा दोस्तों ऋग्वेद से संबंध रखती है। ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है कि जो नियोग प्रथा का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसको पढ़ा हो तो नियोग प्रथा वो होती थी, जो स्त्री जैसे कि गर्भ धारण नहीं कर पा रही है तो अपने जेठ या देवर से संभोग करती थी और बच्चा पैदा करती थी, या उसका पति बाहर गया हो तो इसको नियोग प्रथा बोलते थे कि वो दूसरे पुरुष से संभोग करके बच्चे पैदा करना। तो जो आहत सिक्के हैं दोस्तों ये हैं प्रारंभिक इतिहास काल की, हमें जानकारी देते हैं। आहत सिक्कों के बारे में आपको पता है कि 600 ईसा पूर्व में मिलने लगे थे। इनके ऊपर जो है ठप्पा मारकर आकृतियाँ बना दी जाती थी, जैसे कि कोई भी आकृति पहाड़ की, अर्धचंद्र की, इस टाइप से आकृतियाँ इन पर बनी होती थी। और नालंदा जो है दोस्तों ये बिहार के अंदर पड़ती है, यानी कि बिहार के अंदर ये नालंदा विश्वविद्यालय की जो कुमार गुप्त था फर्स्ट उसने इसकी स्थापना की थी। आपने ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डिटेल है। और वर्मन जो है ये कामरूप का शासक हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ये वर्मन, भास्कर वर्मन, इस टाइप से ये कामरूप में ही हुए हैं। तो इनकी आपको थोड़ी खुद भी आपको इसकी डिटेल पढ़नी चाहिए। और ये आई है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो द्वितीय नगरीकरण जो है दोस्तों इसके लिए लोहा जिम्मेवार था, क्योंकि लोहा जब आया तो ही द्वितीय नगर क्रांति हुई, तो लोहा इसमें आ जाएगा। और तो खारवेल जो है ये उड़ीसा का शासक था, जिसका जो अभिलेख मिलता है हमें खारवेल अभिलेख है, इसका नाम खारवेल उसमें मिलता है, उड़ीसा के अंदर वो अभिलेख मिला है हमें। विक्रमदेव चरित्र लिखी है बिल्हण ने। और ये विक्रमदेव जो सिक्स था उसके ऊपर इसने रचना लिखी है। गोमती पुत्र जो था ये सातवाहन शासक था। तो इसके हिसाब से आप आंसर इसका देख सकते हो। और ये है दोस्तों सूची 1, ये भी कौन सी किससे संबंध रखती है। तो दोस्तों हमें पता है कि श्रवण जो बेलगोला है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जाता है दोस्तों, और सलेखनापत्ति के द्वारा प्राण त्याग देता है। और ये जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था। तो ये मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि ये कर्नाटक के अंदर जाता है
भद्रबाहु के साथ, जो इसका गुरु होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का, और वहाँ पे सलेखनापत्ति के द्वारा अपनी देह त्याग देता है। सलेखनापत्ति को आप पढ़ सकते हो, ये जैन धर्म से संबंधित है और इसके अंदर भूखे रहकर प्राण त्याग दी जाते हैं। तो ये बी का ये आएगा। जो तंत्रयान है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म की शाखा है और ये 6ठी-7वीं शताब्दी के अंदर अस्तित्व में आई थी, यानी कि इसके अंदर तंत्र मंत्र की ज़्यादा ही बोलबाला हो गया था। जो महेंद्र वर्मन शैली है दोस्तों, ये पल्लव वंश से संबंध रखती है, यानी कि महेंद्र वर्मन के टाइम में ये शैली का विकास हुआ, तो ये पल्लव वंश के थे महेंद्र वर्मन। और नागर निर्माण जो शैली है दोस्तों, ये उत्तर भारत के अंदर प्रचलित है। जैसे कि हमारे जो भी उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली के अंदर बने हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो इससे आपको इसको मैच कर सकते हो आंसर्स को। और ये आया दोस्तों क्वेश्चन, इनको मैच करना है कि किसने कौन सी यानी कि हड़प्पा की जो साइट है ये दी गई है, किसने किसकी खोज की है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो मीतथल की खोज की थी सूरजभान ने, और कालीबंगा की थी बीबी लाल ने, और जो अतरंजी खेड़ा है इसकी खोज की थी अतरंजी खेड़ा है इसकी खोज की थी R.C. गौड़ ने, और जखेड़ा की खोज की थी M.D. शाही ने। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसका आंसर है 20 के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में यह कहा गया है कि पृथ्वीराज थर्ड ने जो है पूर्ण विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को अपना लिया था। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत कम है बुक्स के अंदर मिलेगा। तो ये दोस्तों जो इस पृथ्वीराज तृतीय हुआ है, ये हुआ है मोहम्मद गौरी का टाइम, यानी कि दोनों इनके बीच राइन की लड़ाई हुई है, जो 1191-92 की लड़ाई होती है, जिसमें 91 में तो गौरी को ये हरा देता है, लेकिन 92 की लड़ाई में ये खुद हार जाता है पृथ्वीराज तृतीय। और ये ताजुल मासिर इस ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेख हुआ है, यानी कि इस चीज़ का उल्लेख ताजुल मासिर ग्रंथ के अंदर हुआ है। और ये किसकी रचना है ये आपको पता होनी चाहिए। ताजुल मासिर जो है इसका अभी राइटर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ताजुल मासिर का जो रचनाकार है वो है, अभी मुझे दोस्तों याद नहीं है, अगर मेरे बीच में याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। लेकिन आप खुद भी चीज़ों को सर्च करेंगे तभी आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो आपको बेस्ट तरीका यही है कि आप चीज़ों को खुद सर्च कीजिए, बुक्स में ढूंढिए, तो ही चीज़ें आपके अच्छे से याद रहेंगी। और निम्नलिखित में से किन दिल्ली के शासकों ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया। दोस्तों ये सबसे पहली मस्जिद थी जो इंडिया के अंदर इन्होंने बनवाई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसके बाद जो निर्माण होता है, विस्तार की बात हो रही है, तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी करवाता है इसका विस्तार। तो ये 1 और 3 इसका राइट आंसर है बी। और इसी के सामने दोस्तों एक अलाउद्दीन खिलजी कोई दरवाज़ा वगैरह बनाता है, शायद अभी मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो भी आप पढ़ना इसके बारे में डिटेल से। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इस नीति का समर्थन किया कि खराज को वसूलने में मध्यम मार्ग को अपनाया जाए। तो ये किया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसने नहरों का निर्माण भी, सबसे पहले नहर का निर्माण इसी ने ही करवाया था सल्तनत टाइम के अंदर। और इससे ही संबंधित है कि दोस्तों इसने एक अपने जो इसके उत्तराधिकारी हुए हैं या अपने अधिकारियों को इसने कहा था कि 1/10 और 1/11 ही भू राजस्व बढ़ाया जाए, यानी कि इतनी ज़्यादा एकदम ना बढ़ाया जाए कि लोगों को इसका भार पड़े। ये आराम से 1/10 1/11 इस टाइप से इसको बढ़ाया जाए। तो ये इसने इसके बारे में मेन है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के बारे में दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा जो है सही नहीं है। तो सही नहीं हमें देखना है कि जो सही नहीं है उसके बारे में अब सभी ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। उसके जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ मित्रता की, दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ही उसके बारे में ये बोलता है कि दिल्ली दूरस्थ और ये रास्ते में ही क्या होता है। इसको जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जिसको जोना खान बोलते थे, तो उसने एक लकड़ी का महल बनवाया इसको मारने के लिए। तो उसका भी उल्लेख मिलता है हमें कई जगह पे। कई जगह कहते हैं कि वो बिजली गिरी थी उस लकड़ी के महल पर, इसलिए वो ढह गया था। लेकिन ये अलग अलग विचारधाराएं दी हैं इतिहासकारों ने, क्योंकि अलग अलग स्रोतों के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है। तो ओलिया से उसकी मित्रता तो बिल्कुल नहीं थी, इस चीज़ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं।
और उसने खूतों और मुकदमों को कुछ रियायतें दी थी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। उसने अलाउद्दीन खिलजी के जो भी उसके सुधार वगैरह किए थे, उसने खूत और मुकदमों के जो भी उसने जो भी इनके मेन वो होते थे यानी कि अधिकार, उनको छीन लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आपको याद रखना है। और खूत और मुकदमों को इसने ही वो अधिकार वापस दिए थे गयासुद्दीन तुगलक ने, तो ये मेन चीज़ है। उसने अपने पुत्र उलुग खां को प्रताप रुद्र से बकाया पेशकश की वसूली के लिए भेजा था। तो ये भी चीज़ यहाँ पे जो है गलत दी गई है। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। 1 और 3 जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, सही नहीं हमें देखना था। तो 1 के साथ दोस्तों ये मैच में हमें पहले ही दिख रहा है कि 1 के साथ 3 ही आएगा, बाकी जगह पे बहुत से गलत ऑप्शन दिए गए। हक के सर्ब नामक कर को लगाया, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, आप इस चीज़ को चेक करना। हक के सर्ब जो कर है, एक बार इसको आप देखना कभी ये फिरोज ने ना लगाया हो, क्योंकि मैंने अभी भी इसको अच्छे से सर्च नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। तो हक के सर्ब दोनों में हो सकता है ये भी, तो आप इसको भी सर्च करना ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आप चीज़ों को याद रख पाओ। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों ये किया था मोहम्मद हबीब ने, और मोहम्मद हबीब के बारे में इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के पुत्र इरफान हबीब हैं, जिनकी काफ़ी मेडिवल के ऊपर जिनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, उन्होंने अच्छे कार्य किया है मेडिवल के ऊपर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनको देखना है कि जो सही है या गलत है। उत्तर भारतीय सूफियों के दक्कन में 14वीं और 15वीं शताब्दी में आगमन से उस क्षेत्र के राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में गहन परिवर्तन हुए। ये बात यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने राजनीति और धार्मिक ढांचे में बहुत से परिवर्तन कर दिए थे। इनके आने के बाद परिवर्तन हुए चीज़ों के अंदर, क्योंकि ये शांत स्वभाव के थे। वे लोग दक्कन पठार में खिलजी और प्रारंभिक तुगलक आक्रमणों को उचित ठहराने के लिए दक्कन आए। तो ये तो दोस्तों यहाँ गलत दिया गया है, ऐसा कुछ करने नहीं गए थे वो सिर्फ अपने सूफीज़म का प्रचार करने के लिए साउथ में गए थे। क्योंकि उचित ठहराने का मतलब ये नहीं है कि वो दोस्तों शांत थे, यानी कि उनकी नीति शांति की थी और भाईचारे की थी। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही है और आर जो है गलत है। तो सी इसका 21 का आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध कालक्रम विजयनगर शासकों के लिए सही है? तो इसमें जो पहले संगम आया, फिर तुलु आया, फिर सुलु आया, फिर अरविडु वंश आया। तो ये इनकी डेट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1485 से एक 1505 है, एक 1336 से लेके संगम वंश जो है 1485 तक है, और 1485 से लेके 1505 तक जो है वो है ये दोस्तों यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है। यहाँ पे इसका आंसर बी रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सुलु वंश पहले आया, तुलु बाद में आया। तो आप इस क्वेश्चन को भी ज़रूर सर्च कीजिए। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर वो बी है। मैंने जो आंसर की देखी है उसके अंदर इसका आंसर सी दिया गया है, लेकिन अगर मैंने अब इसको जो मैं खुद कर रहा हूँ इस पेपर को, तो मुझे इसका आंसर जो बी लग रहा है। तो आप खुद सर्च करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इजी है और सामने ही आपको मिल जाएगा। वैसे अगर मैं बुक में ढूंढूंगा तो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं है, आप खुद देखना इस चीज़ को। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया था? तो दोस्तों ये किया था पुर्तगालियों ने 1510 के अंदर। और इन घटनाओं को क्या है, क्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सी पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तो सबसे पहले पढ़िए, इसके अंदर चिश्ती सिलसिले की दक्कन में जो स्थापना होती है वो सबसे इसके अनुसार पहले होगी, क्योंकि चिश्ती सिलसिले की दक्कन में स्थापना पहले हुई और उसके बाद हुआ रामानंद के द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार। क्योंकि ये 13वीं या 14वीं शताब्दी के या 12वीं 13वीं इन दोनों में से ही हैं, ये इस शताब्दी के लगभग हुए हैं। और इबादत खाना दोस्तों ये बंद किया था अकबर ने 1584 के अंदर। ये तो कंफर्म डेट है इसकी। और जो आदि ग्रंथ का संकलन किया था दोस्तों, ये 1604-5 में किया था, गुरु अर्जुन देव के टाइम पीरियड में हुआ है। ये 1604 या 5 इसकी डेट है। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि लास्ट में आएगा 2। 25 देखिए, अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में दहसाला की घोषणा की। दहसाला जो पत्ती से लागू की थी, यानी कि ये 24वें वर्ष की बात कर रहा है।
तो आप अगर देखें दोस्तों, जब 1556 में, 56 में ये जब शासक बनता है, 1556 में शासक बनता है, तो इसमें आप 24 जोड़ोगे। अगर आप इसमें 24 प्लस करते हो तो ये 1580 बनेगा, जोड़ करके 1556 और 24, तो 1580 बना। तो 1580 में ही 10 साला पत्ती जो है लागू की गई थी। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए जो है। और आगे आगे पढ़िए, एक जो तर्क दिया गया, मुगल साम्राज्य में प्रचलित अन्य समस्त भू राजस्व निर्धारण पत्तियों को अकबर ने समाप्त कर दिया। तो ऐसा नहीं था दोस्तों, उसने समाप्त नहीं किया। अगर हम पढ़ते हैं कि उसने जो है शेरशाह सूरी वाली पत्ती अपनाई, तो वह चलती रही उसके टाइम पीरियड में, उसने थोड़े बहुत चेंज किए, उसने समाप्त नहीं किया। ये चीज़ याद रखिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही है और आर यहाँ गलत हो जाएगा। ये इंग्लिश में आप इनको पोज करके इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों इन जो घटना हुई और इनके वर्ष हुए, इनको मिलाना है। तो मुगलों ने जो मालवा की विजय की थी दोस्तों, ये की थी 1561 के अंदर। और यहाँ का शासक होता है मालवा का बाज बहादुर, और इसकी पत्नी होती है रूपमती, जो गुण काफ़ी यानी कि सुंदर होती है, और ये आत्महत्या कर लेती है। तो इसकी 1561 में विजय करता है मालवा की अकबर। और शायद इसका दो दूध मुँहा भाई होता है, महामंगा का पुत्र आदम खान, शायद वो इसकी विजय करता है। ये भी आपने याद रखनी है, क्योंकि ये यहाँ पे जाता है जो इलाही युग का आरंभ। और उड़ीसा जो विजय हुई है दोस्तों, ये हुई है इसकी 1592 के अंदर। और जो इलाही युग का आरंभ हुआ है, ये हुआ है 1584 के अंदर। यानी कि इलाही युग लगा लीजिए या इलाही संवत की स्टार्टिंग इन्होंने 1584-82 में की है। कश्मीर का जो मुगल साम्राज्य के अंदर विलय होता है, ये होता है 1585 में, अकबर के टाइम में। तो आप इसके हिसाब से इसका आंसर कर सकते हो। डी का जो दिए, इसके हिसाब से डी का 2 है, डी का 2 देखिए, तो डी का 2 इसमें 2, तो आप इसको खुद कर लेना। ए का 4, तो ए का 4 बी में ही दिया गया है, तो इसका बी आंसर रहेगा। और इन जो सचित्र पांडुलिपि को अकबर के काल में तैयार किया गया था, कौन सी पांडुलिपि है दोस्तों अकबर के टाइम में तैयार हुई थी, ये हमें देखना है। तूतीनामा का अनुवाद इसके टाइम में हुआ है दोस्तों। योग वशिष्ठ का भी अनुवाद इसके ही टाइम में हुआ है। तो यहाँ पे 3 और 4 इसका आंसर होगा। तो 27 का जो है डी आंसर है। और आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ये किस किस ने इसका अनुवाद किया है, तूतीनामा का अनुवाद किसने किया और योग वशिष्ठ का जो अनुवाद है वो किसने किया। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किया है। नील विनिर्माण यानी कि जो नील वगैरह बनता था, कैसे बनता था, वो उसका जिक्र जो करता है विलियम फिंच करता है। और यही अनारकली की जो स्टोरी है वो हमें इसके माध्यम से ही पता चलती है कि अनारकली नाम की कोई जहांगीर के टाइम में हुई है। तो यहाँ पे ये बुक्स हैं, इनको मैच करना था। जो सुजन राय भंडारी की बुक है वो है खुलासतुल तवारीख। ख्वाजा कामगार जो हुसैन हैं, इनकी है मासिर जहांगीरी। और जो शहनवाज खान है, इनकी है, एक बार इसके हिसाब से इसका आंसर हम देख लेते हैं जो 2 हमने मैच किए हैं। तो अहमद यादगार की इसके हिसाब से बनेगी 3, तारीख़ सलात 3 अफ़गानिया। और डी का बनेगा, यानी कि डी की जो बनेगी वो बनेगी 2, जो रह गई है शाहनवाज खां की बनेगी मासिर उल उमरा। तो इसका आंसर बनेगा ए इसके हिसाब से। शाहू को मुग़ल कैद से किसने मुक्त किया दोस्तों, ये किया था, अगर इसमें थोड़ा नाम थोड़ा चेंज करके दिया है, ये किया था शाहजादा आज़म ने, जिसको हम बोलते हैं, जो औरंगज़ेब के बाद बनता बहादुर शाह प्रथम। ये शाहजादा आज़म इसको इनका नाम था, यानी कि उपनाम इसका शाहजादा आज़म था। तो ये कैद से इनको मुक्त करता है, क्योंकि जो शाहू था इसको औरंगज़ेब पुत्र कहता था। ये आप याद रखिए कि जो औरंगज़ेब था शाहू को अपना पुत्र यानी कि बेटा कहता था। और इसकी एक पुत्री ने इसका लालन पालन किया था, यानी कि एक पुत्रवत प्रेम करके उसको पाला था शाहू को। और इसको कैद किया था औरंगज़ेब ने 1789 के लगभग 1689 के लगभग इसको कैद किया था। और 1707-8 में जब उसकी मृत्यु होती, 7 में मृत्यु होती है औरंगज़ेब की, तो 1707 या 8 में ये शाहजादा जो आज़म इसको छोड़ देता है। क्योंकि ये इसलिए छोड़ता है कि ताराबाई जो होती है उस टाइम पे मेन होती है,
और अपने बेटे को वो वहाँ पे शासक के तौर पे नियुक्त करके रखती है। तो ये जो शाहज़ादा आजम होता है ये समझता है कि ये वहाँ जाके संघर्ष इनके दोनों के बीच होगा, ताराबाई और शाहू के मध्य, इस वजह से इसको छोड़ देता है ताकि ये अपनी ही लड़ाई में व्यस्त रहे। तो ये 31 देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। तो ये किया था चार्टर एक्ट 1813 ने। और चाय और जो चीनी का व्यापार फिर भी बना रहा, चाय और चीन यानी कि चीन के साथ व्यापार फिर भी करते रहे ये। तो ये हुआ 1833 में समाप्त इनका, ये भी आपने याद रखना है। स्त्रियों के जो संबंधित कानून जो ब्रिटिश सरकार ने पारित किए हैं उनको काल के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो आएगा इसके हिसाब से वो आएगा, बंगाल में सती प्रथा को समाप्त 1829 में किया गया था, बेंटिक ने किया था। तो फर्स्ट पे आएगा ये, जो थर्ड देखिए तो ए में दिया गया है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ है ये, तो ये सेकंड पे हो जाएगा। और उसके बाद आएगा द नेटिव मैरिज एक्ट, ये हुआ है 1872 में। एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट है ये 1892 में हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित अकाल आयोग का काल के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो आएगा कैंपवेल जो आयोग हुआ सबसे पहले हुआ, ये हुआ है आपको 1866 में। और ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों सारे के सारे, इनका कभी भी आपको ये पूछे जा सकते हैं आगे। और जो स्ट्रेची हुआ है वो हुआ है 1880 में, सेकंड पे आएगा ये, 1880 में हुआ है ये। और जो लोयल आयोग हुआ है ये हुआ है 1897 में। और मैकडोवल जो आयोग है दोस्तों ये हुआ है कर्जन के टाइम में, ये 1900 में हुआ है। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा आप देख सकते हो कि थर्ड पे कैंपवेल, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 3 4 1 और 3 4 1 2 3 4 1 व 2। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में ही दिक्कत है, यहाँ 1 2 आगे पीछे किया गया, लेकिन 20 का राइट आंसर रहेगा। आप इन सभी की डेट चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो डेट मैंने बताई है ये सभी सही दी गई हैं मेरे द्वारा। मौलाना शिबली नोमानी का संबंध रहा है दोस्तों, इसका संबंध रहा है नदवत उलेमा से। और ये मुस्लिम एक कुछ था इनका। सन 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की जो आय में वृद्धि होती है वो होती है 35% तक। ये गांधी जी अम्बरलाल साराभाई जो थे उनसे ये मंगवा लेते हैं, ये मांगे 35% तक। और इसकी बहन जो होती है अनुसुईया वो गांधी जी के साथ होती है इस आंदोलन में, क्योंकि हड़ताल वगैरह का ये दबाव बना करके इसको पास करवा लेते हैं। जो बोनस वगैरह उनको मिलता था वो बंद कर दिया गया था। तो ये इसका मेन रीज़न है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी थर्ड टाइम मैं नेट में देख रहा हूँ, नेट के अंदर थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके विरुद्ध थी? तो ये 3 कट्ठी अवस्था थी दोस्तों। 3/20 भाग पर जो नील होती थी वो बोनी होती थी किसानों को, यानी कि उगानी थी। तो ये डी इसका आंसर रहेगा। इसके विरुद्ध ही इन्होंने ये गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया? तो ये किया था कराची के अंदर 1931 में। और इसी के अंदर एक गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे भगत सिंह को ना बचाने के कारण, क्योंकि जो 23 मार्च को उनको फांसी दे दी जाती है। और ये मार्च के महीने में ही ये कराची अधिवेशन होता है, मार्च या फरवरी के टाइम पीरियड में 1931 में ही। तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि औपनिवेशिक भारत के शासनकाल में अनौद्योगिकरण नहीं हुआ? तो ये मॉरिस डी मॉरिस ने ऐसा कहा है। 1817 में हिंदू जो कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की? ये की थी डेविड हेयर ने। और आपको ये डेट जरूर याद रखनी है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये डेविड हेयर मैन थे और इनके साथ जो थे राजा राममोहन राय भी थे। ये हैं बुक्स, और इनको करना है दोस्तों में मैच की कौन सी बुक किसकी है। तो सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल, सर सैयद अहमद खान की है असबाब वे बगावते हिंद, दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
जिसमें उन्होंने धन निर्गमन का सिद्धांत दिया है, यानी कि अंग्रेज जो हैं धन यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम की है इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो ये इससे आप मैच कर सकते हो आंसर इसके। और ये दोस्तों ये आए हैं यहाँ पर कौन सा विद्रोह किस टाइम पे हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसके आंसर हमें मैच करने हैं। तो जो ए में चिन्नवा ने किया था उपद्रव 1924 के अंदर, और हाजी जो शरीयतुल्लाह है इसके टाइम में हुआ था फ्राइजी आंदोलन 1838 में, और इनके टाइम पीरियड भी आपको याद रखने हैं। फुराइजी आंदोलन जो है लास्ट टाइम भी पेपर के अंदर आया है। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे टीटू मीर ऐसे नया मियाँ इस टाइप से, तो नहीं इसमें आते हैं मोस्टली, तो नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे और कौन नहीं थे, तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जो अल्लारी सीताराम राजू है इसने किया था रंपा विद्रोह 1922 में, और कृष्णदास जी पंडित ने किया था गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ। दोस्तों ये यहाँ डेट गलत दी गई है, ये 1844 में हुआ है। और ये इस वजह से हुआ था कि जो भी इन्होंने अंग्रेज़ों ने यानी कि जो भी महाराष्ट्र के अंदर थे, ये महाराष्ट्र में हुआ है, तो इन्होंने वहाँ पर जो मराठा सैनिक थे उनको यानी कि हटा दिया था, तो इस वजह से उन्होंने ये विद्रोह किया था। तो ए इसका राइट आंसर है। सर्वोच्चता की स्थायी शक्ति सरकार ब्रिटिश सरकार में निहित थी, जिसका उपयोग उन्होंने किसके संबंध में किया। तो सर्वोच्चता की जो इन्होंने बात कर रहे हैं ये ब्रिटिश सरकार की, ये देशी रियासतों के संबंध में है। तो इन्होंने 3-4 नीतियाँ बनाई, रिंग फेंस की नीति और अधीनस्थ संघ की नीति और समानस्थ संघ की नीति जो 1935 के बाद इन्होंने बराबर रखा इनको 1935 एक्ट के बाद, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी है। और ये सर्वोच्चता की जो नीति है ये देशी रियासतों के संबंध में थी। 1937 और 1939 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था टी प्रकाशम ने। भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो इनका था ये बी राव अंबेडकर थे दोस्तों इसके चेयरमैन। और ये आया है नया वर्ड पांडुलेखन कमेटी, इंग्लिश में इसको कुछ और बोलते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी ये आता है, वैसे हिंदी में लिखा हुआ भी ड्राफ्टिंग कमेटी आता है, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया गया हिंदी के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड भी आपको याद होने चाहिए। तो इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाना है कि कौन सी कब हुई और कौन सी कब नहीं हुई। 45 में जो पहले आएगा वो आएगा अगस्त प्रसाद जो 1940 में हुआ था, 8 अगस्त 1940 में हुआ है ये, तो 8 अगस्त इसको अगस्त प्रसाद बोलते हैं, तो ये फर्स्ट पे आएगा। और जो सेकंड पे आएगा वो आएगा व्यक्ति सत्याग्रह जो सेकंड पे हुआ है। और इसके अंदर जो सबसे पहले जिनको गांधी जी ने चुना था वो थे विनोबा भावे, और सेकंड नंबर पे थे नेहरू। तो इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने करना था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता था, ये ब्रिटिश यानी कि नीतियों की आलोचना करते हुए गांव दर गांव चलते रहते थे और रुक करके अपने भाषण करते थे, और यानी कि ये गिरफ्तारियां भी वहीं पर देते थे चलते हुए, अगर इनको कोई गिरफ्तार करने आता था। तो ये आपने अच्छे से इनको पढ़ना है, तभी आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। और पुराने पेपर मस्ट हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको पढ़ने की कहाँ से क्या आ रहा है। और थर्ड पे आएगा क्रिप्स मिशन जो 1942 के अंदर आया था, ये आएगा थर्ड पे। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है अगस्त, यानी कि ये मार्च में आया है क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 8 अगस्त 1942 में। तो आप इसको इसके हिसाब से आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर वैसे मैं बता दूं आपको बी रहेगा। किसे मानववाद का जनक समझा जाता है, तो दोस्तों ये है पेट्रार्क जिसको मानववाद का जनक समझा जाता है। और ये है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, लेकिन आजकल वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आने कम हो गए हैं, या बंद ही लगा लो आप। लॉर्ड को मिल शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसे क्या कहते थे, तो ये दोस्तों ये भी वर्ल्ड से क्वेश्चन आया है। तो इसको बोलते थे तायल, यानी कि लॉर्ड को मिल और शराब की भट्टी और बेकरी का उपयोग करने के लिए जो शुल्क दिया जाता था उसको तायल कहते थे। सामान्य इच्छा के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है, तो ये किया है रूसो ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी बुक है, उसके अंदर इसने इसका जिक्र किया है। बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूल व्यापार संतुलन मूल लक्षण थे,
तो ये किसके थे? मूल लक्षण ये थे दोस्तों वाणिज्यवाद के। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों वाणिज्यवाद, इनके आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए कि उपनिवेशवाद कब तक रहा, वाणिज्यवाद कब तक रहा। और ये आई हैं बुक्स जो वर्ल्ड की हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से, इनको करना है मैच। तो दांते की है दोस्तों डिवाइन कॉमेडी, टॉमस मूर की है यूटोपिया, मैकियावेली की है द प्रिंस, और इरास्मस की जो है प्रेज ऑफ फोली, यानी ए का जो है 4, और यहाँ पे जो रहेगा आंसर डी इसका इसके हिसाब से। और ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन, मैंने सारे पेपर डाल दिए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर विजिट करके। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये बहुत से लोगों तक पहुँचे और वो लाभ ले सके इस चीज़ का। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।